जितनी हमारी संख्या है, क्योंकि मैं आज आपको कहूंगा तो फिर अशोक गहलोत जी कह देंगे कि जी बीजेपी ऑफिस में बैठ के सरकार गिरा रहे हैं। तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन ये दूर से किसी भी बिना एस्ट्रोलॉजर के भी कोई बता सकता है कि सरकार का अंतरात्मा की आवाज के बिना भी, अंतरात्मा से भी इस सरकार का बहुत लंबा भविष्य नहीं है। वहीं राजस्थान में लगभग 1 महीने तक चली सियासी खींचतान और बयानबाजी के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। वहीं नंबर गेम में बने रहने के लिए कांग्रेस ने अपने निलंबित विधायक भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का निलंबन रद्द कर दिया है। इन विधानसभा कांग्रेस पार्टी will stand unitedly and will fight out. इस बीच राजस्थान उच्च न्यायालय कांग्रेस में बसपा के 6 विधायकों के विलय को चुनौती देने वाली बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बसपा की याचिकाओं पर अगली सुनवाई शुक्रवार को करेगी। इन याचिकाकर्ताओं ने 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी है और इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के तामील पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। कुल मिलाकर राजस्थान में सियासी गुणागणित जारी है और ऐसे में विधानसभा का यह सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से, मुरारी गुप्ता, उनसे बातचीत करते हैं। मुरारी, ये बताइए कि क्या कुछ राजनीतिक समीकरण आप वहां पर बनते हुए देख रहे हैं? जी बिल्कुल सीएस, आज चूंकि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है जिसके काफी हंगामेदार होने की संभावना है। कल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों की विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें जहां भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया, वही कांग्रेस ने भी विश्वास प्रस्ताव सदन के दौरान लाने का एक फैसला लिया है। तो हालांकि इस दौरान निश्चित रूप से दोनों के बीच में एक हंगामेदार सत्र होने की बहुत ज्यादा संभावना है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो जनहित के मुद्दे इस दौरान उठाएंगे, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो विश्वास प्रस्ताव आज ही लेके आएंगे या अगले 1-2 दिन में, क्योंकि अभी हमारे पास 2 दिन का जो कार्यसूची वो आई है जिसमें 500 से ज्यादा सवाल विधानसभा में लगे हैं इस समय। इससे पहले जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसमें सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, उसके बाद मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक में फॉरगिव एंड फॉरगेट यानी कि भूलो और आगे बढ़ो की नीति पर चलने के लिए कहा। हालांकि इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कह रही है कि यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी क्योंकि इस सरकार के बाद आपस में अविश्वास बहुत ज्यादा है। सीएस मुरारी, ये बताइए कि कांग्रेस के अंदर जो एक खटास देखने को मिली थी, क्या ये कहा जा सकता है कि वो खटास अब पूरी तरह से खत्म हो गई? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि बीएसपी ने जो स्टैंड लिया है उसका क्या कुछ प्रभाव हो सकता है? बिल्कुल सीएस, जैसे कि कल ये सचिन पायलट ने जो मुलाकात की, हालांकि जो गहलोत खेमे के जो विधायक है उनका कहना है कि जिस तरह इतने आसान ढंग से जो पायलट खेमे को एंट्री दी है उससे वो कहीं न कहीं असहज है। उनका कहना है कि इस तरह की एक महीने तक की लगातार बगावत के बाद जिस तरह उनको वापस पार्टी में लाया गया है, तो उनके बीच में इस तरह की सुर है कि इसको कहीं न कहीं किस तरह इसको टॉलरेट किया जा सकेगा। और जहां तक बसपा की बात है तो बसपा ने एक बार फिर से अपने सभी 6 विधायकों को व्हिप जारी किया है कि वो किसी भी तरह के जो ट्रस्ट वोट हो तो उसमें कांग्रेस के खिलाफ वोट दे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हालांकि ये जो मामला अभी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों में अभी अटका हुआ है, कोई फैसला हुआ नहीं है। तो देखने वाली बात ये होगी कि ट्रस्ट वोट के दौरान बसपा के जो विधायक है जो कांग्रेस में मर्ज हो चुके हैं वो कैसे वोट करते हैं, क्या वोटिंग करते हैं, उनके पास किस तरह की कार्रवाई होती है। सीएस शुक्रिया आपका मुरारी इस जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर चलते हैं। हाल ही में घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा पर काफी जोर दिया गया है। सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आईसीटी आधारित पहलों को और विस्तार देने की बात शिक्षा नीति में कही गई है। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के चलते स्कूल, कॉलेज समेत देश के तमाम शिक्षण संस्थान पिछले कई महीनों से बंद हैं। ऐसे में देश भर में इन दिनों ऑनलाइन शिक्षा बेहद लोकप्रिय हो रही है। हालांकि अब भी कई छात्रों तक डिजिटल माध्यमों की पहुंच नहीं है।
इसके मद्देनजर नई शिक्षा नीति में साफ तौर पर कहा गया है कि डिजिटल खाई को पाटे बिना ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठा पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में ये जरूरी है कि ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए तकनीक का उपयोग करते वक्त समानता के सरोकारों को नजरअंदाज ना किया जाए। शिक्षा नीति में तकनीक के समावेशी उपयोग यानी सबको साथ लेकर चलने की बात कही गई है ताकि कोई भी इससे वंचित ना रहे। साथ ही इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात भी कही गई है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो शिक्षक पारंपरिक क्लासरूम शिक्षण में अच्छा है वो ऑनलाइन क्लास में भी उतना ही बेहतर हो सके। स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए शिक्षा नीति में कई सिफारिशें की गई हैं। स्वयं दीक्षा जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा ताकि शिक्षक विभिन्न यूजर फ्रेंडली उपकरणों की मदद से छात्रों की प्रगति की निगरानी कर सकें। वर्तमान में कोविड महामारी ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के लिए 2-वे वीडियो और 2-वे ऑडियो वाले इंटरफेस की सख्त जरूरत है। कोर्स वर्क, लर्निंग गेम्स, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जैसी सामग्रियों की डिजिटल रिपोजिटरी विकसित की जाएगी, जिनकी गुणवत्ता के आधार पर यूजर इन सामग्रियों की रेटिंग भी कर पाएंगे। छात्रों के मनोरंजन आधारित लर्निंग के लिए ऐप विकसित किए जाएंगे। अब भी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से तक डिजिटल पहुंच नहीं है। ऐसे में मौजूदा जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियो और सामुदायिक रेडियो का उपयोग शिक्षण सामग्री के प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों को विभिन्न भाषाओं में 24 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा। सभी भारतीय भाषाओं में सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और शिक्षकों और छात्रों तक डिजिटल सामग्री उनकी ही भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा जैसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग वर्चुअल लैब बनाने के लिए किया जाएगा ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण व्यावहारिक और प्रयोग आधारित शिक्षा के समान अवसर मिल सकें। शिक्षकों को छात्र केंद्रित अध्यापन में प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि विभिन्न ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मों और उपकरणों का उपयोग कर वो खुद उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री विकसित करें। जैसे जैसे ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा पर शोध सामने आ रहे हैं, NETF और अन्य निकाय ऑनलाइन शिक्षण के लिए कंटेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़े मानक तय करेंगे। इन्हीं मानकों के आधार पर विभिन्न बोर्ड, स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान ई लर्निंग से जुड़े दिशा निर्देश तैयार करेंगे। देश में विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से शिक्षा में प्रौद्योगिकी के समावेशी उपयोग की दिशा में ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा में नवाचार और डिजिटलीकरण को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय सभी के लिए ई लर्निंग और अद्यतन पठन सामग्री बनाने की दिशा में काम कर रहा है ताकि छात्र घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सकें। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए अब बात करते हैं बाढ़ की। बिहार में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य की 11 और पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हो गई हैं। वर्तमान में 16 जिलों के 128 प्रखंडों की 1282 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में NDRF और SDRF की 33 टुकड़ियां राहत और बचाव का काम कर रही हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में बाढ़ से जुड़े हादसों में अब तक 25 लोगों की जान गई है। 75 मवेशियों की भी मौत हो गई है। राज्य में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 7 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिनमें 12,500 लोग रह रहे हैं। 1000 से अधिक सामुदायिक रसोई के माध्यम से 77 लाख से अधिक लोगों को पका हुआ भोजन मुहैया कराया जा रहा है। सभी शिविरों और सामुदायिक रसोइयों में कोविड टेस्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग में अपर सचिव रामचंद्र ने बताया कि अब तक 7 लाख से अधिक परिवारों को 6,000 रुपये प्रति परिवार की दर से राहत राशि उनके खातों में भेजी गई है। हमारे संवाददाता सलमान हैदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से, उनसे बातचीत करते हैं। सलमान, अभी इस वक्त की स्थिति की अगर बातचीत की जाए तो कहां के हालात खराब हैं और कितने खराब हैं? क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? देखिए, समस्तीपुर, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां की बहुत ही ज्यादा बाढ़ का असर है। समस्तीपुर में 5 राहत शिविर अकेले चल रहे हैं, बाकी दरभंगा में एक चल रहा है और एक और चल रहा है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा हालत तो इस वक्त दरभंगा में और समस्तीपुर में खराब है बाढ़ की। बाढ़ का जो एरिया है वो बढ़ा है, बावजूद इसके कि कुछ नदियों का जलस्तर घटना शुरू हो गया है, साथ ही साथ कुछ का अब स्थिर है।
लेकिन जो गंडक बैराज से जो डिस्चार्ज है वो कम नहीं हो रहा है। कल फिर डिस्चार्ज 2 लाख क्यूसेक से ऊपर चला गया है। तो अभी हम ये कह नहीं सकते हैं कि स्थिति आगे कोई सुधार होने वाला है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी कई स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा की चेतावनी दी है। कल भी बारिश हुई है जलग्रहण क्षेत्रों में, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक और दूसरी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में। तो बाढ़ की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है और फिलहाल ऐसा कोई सुधार नजर नहीं आता है। पिछले 48 घंटों के दौरान 11 और पंचायतों में बाढ़ का पानी फैला है। तो कुल मिला के स्थिति यही है चंद्रशेखर। सलमान, ये बताइए, ये जो स्थिति बनी हुई है इससे किस तरह की दिक्कतें वहां पर लोगों को आ रही हैं और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार या प्रशासन क्या कुछ कर रहा है वहां पर? देखिए, राहत केंद्रों में लोग हैं और बहुत सारे लोग जो अपने घरों से निकले नहीं, अपने मवेशियों या सामानों को छोड़ करके नहीं निकलना चाह रहे थे, वो उनके लिए तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 33 टीमें लगाई गई हैं जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां ये रेगुलर राशन पहुंचा रहे हैं और जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ कोविड-19 की अगर कोई समस्या है तो वहां से लोगों को निकाल रहे हैं। साथ ही साथ कोविड टेस्टिंग कराई जा रही है। लगभग 8.5 लाख लोग जो खा रहे हैं खाना सामुदायिक रसोई के माध्यम से, तो वो उनको भी, उन सारे लोगों की कोविड टेस्टिंग की जा रही है एक एक करके। इस बीच ये बता दें कि राज्य में जो कोविड टेस्टिंग की जो सुविधा है वो 1 लाख तक बढ़ा दी गई है, यानी प्रतिदिन 1 लाख से अधिक लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। तो ये जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो शिविरों में रह रहे हैं या सामुदायिक रसोई से खाना खा रहे हैं, उनकी भी टेस्टिंग की जा रही है। बहुत सारे लोग तटबंधों पर रह रहे हैं, वहीं उनके मवेशी भी हैं और खुद भी रह रहे हैं, झोपड़ी डाल करके, पॉलिथीन की शीट डाल करके रह रहे हैं। तो इस सूरत हाल यही है अभी कि लोगों को जहां ठिकाना मिला है ऊंचे स्थानों पर वहां रह रहे हैं, और जैसे जैसे उनके पंचायतों में पानी घट रहा है, जा भी रहे हैं वापस, कुछ पंचायतों से पानी गया भी है तो हट गया है, तो वहां पे लोग जा रहे हैं। वहां भी साफ सफाई की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है, क्योंकि बाढ़ का पानी जब हटता है तो कीचड़ और गंदगी की वजह से बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, तो वो भी राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका सलमान इन सब जानकारियों के लिए। और अगली खबर की ओर चलते हैं। असम की हम बात करते हैं। बिहार के बाद असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। इस समय 40 गांवों के 11,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से स्थिति में सुधार होने के बाद अधिक संख्या में लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 6 राहत और वितरण शिविर सक्रिय हैं, जहां 62 लोग शरण ले रहे हैं। हालांकि 3 जिलों में 3 स्थानों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, लेकिन जल स्तर को फिर से घटते हुए देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने 17 अगस्त तक अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने पश्चिमी कमान में एक अग्रिम अड्डे पर MiG-21 बाइसन जेट विमान में उड़ान भरी और क्षेत्र में बल की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ 3 महीने से अधिक समय से चल रहे गतिरोध के मद्देनजर पश्चिमी कमान के तहत अपने सभी अड्डों को अति सतर्क रखा है। पश्चिमी कमान के तहत संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों की हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी है। कोरोना की जंग भारत बेहद मुस्तैदी से लड़ रहा है। देश में बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं का ही असर है कि भारत में कोरोना से लड़कर ठीक होने वालों की संख्या 16,95,000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट में भी बढ़कर 70.77% इसको देखा गया है। भारत में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी 2% से नीचे गिरकर 1.96% पर आ गई है। अब देश में 6,53,622 मामलों के साथ 27.27% सक्रिय मामले हैं।
महाराष्ट्र के नवी मुंबई पुलिस आयुक्त ने महिला पुलिस कर्मियों के लिए अनोखी पहल करते हुए पुलिस मुख्यालय में एक प्ले स्कूल शुरू किया है जो महिला पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए होगा। ये प्ले स्कूल बच्चों की जरूरतों के अनुरूप बनाया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस के इस कदम को सराहनीय बताया। कोविड-19 के दौरान कानून व्यवस्था को बहाल रखने के लिए मुंबई और उससे सटे शहरों में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी फील्ड वर्क कर रही हैं। ऐसे में इन महिला कर्मियों को राहत देने के मकसद से नवी मुंबई पुलिस मुख्यालय में एक प्ले स्कूल की शुरुआत की गई है। उन महिला पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए होगा जो सेवारत हैं। नवी मुंबई पुलिस आयुक्त संजय कुमार के मुताबिक वो लंबे समय से इस योजना पर काम कर रहे थे और इसका उद्घाटन करते हुए उन्हें प्रसन्नता मिल रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी नवी मुंबई पुलिस के इस कदम को सराहनीय बताया है। ये प्ले स्कूल बच्चों की जरूरतों के अनुरूप बनाया गया है। नवी मुंबई से योगेश शीतल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खेल मंत्री किरण रिजिजू आज पूरे देश की सबसे बड़ी फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च करेंगे जो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगी। कोविड-19 के हालात और सामाजिक दूरी के नियमों को देखते हुए सरकार ने प्रतिभागियों को इन निश्चित तारीखों के बीच उनकी सुविधा अनुसार कहीं भी किसी भी समय पर भागने के लिए प्रेरित करने का फैसला किया। मंत्रालय के बयान के अनुसार प्रतिभागियों के पास इस दौरान कई दिन तक अपनी दौड़ को ब्रेक करने का भी विकल्प होगा। उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम वॉच द्वारा या फिर खुद देखी जा सकती है। इसके लिए फिट इंडिया की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया जा सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण का क्या कुछ हाल है। दुनिया में कोरोना से अब तक 2,10,49,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से अब तक दुनिया भर में 7,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं दुनिया में कोरोना से 1,38,00,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है, जहां 54 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और 1,70,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। वहीं कोरोना से दूसरे नंबर में ब्राजील सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 32,24,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। वहीं इस महामारी से 1,05,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में शनिवार से फ्रांस से आने वाले यात्रियों के आगमन पर 14 दिवसीय क्वारंटीन की समय सीमा को लागू करेगा। ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस के दूसरी लहर से सावधान होते हुए नीदरलैंड, माल्टा और 3 अन्य देशों को भी अपनी क्वारंटीन की सूची में जोड़ा है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 3,13,000 से अधिक संक्रमण के मामले हैं। वहीं इस महामारी से अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग पर कोरोना वायरस के खतरे को कम करने के लिए लोगों से आग्रह किया है कि वो इस मामले में वायरस से ना डरें। दरअसल चीन में घोषणा की गई है कि इंपोर्टेड फ्रोजन फूड में कोरोना वायरस के निशान पाए गए थे और फूड पैकेजिंग पर आशंका जताई थी कि दूषित पदार्थों से नई परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन WHO के प्रमुखों के कार्यक्रम में माइक रेयान ने जिनेवा में जानकारी दी कि इस वायरस की भोजन या खाद्य श्रृंखला में मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है, लिहाजा लोगों को बेवजह डरना नहीं चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात आपसी संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमत हो गए हैं। तीनों देशों का कहना है कि इससे पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति लाने में मदद मिलेगी और इसके तहत इजराइल वेस्ट बैंक के बड़े हिस्सों को अपने में मिलाने की योजना को स्थगित कर देगा। गौरतलब है कि 49 वर्षों बाद इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात अपने राजनयिक संबंध सामान्य बनाएंगे। बयान में कहा गया है कि ये ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता तीनों नेताओं की साहसिक कूटनीति, दूरदर्शिता और एक नया रास्ता खोलने के UAE और इजराइल के साहस को दिखाता है। इससे क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं का निर्माण होगा। तीनों देशों ने एक समान चुनौतियों का सामना किया है और आज की ऐतिहासिक उपलब्धि से वो पारस्परिक रूप से लाभान्वित होंगे। इस संयुक्त बयान के बारे में ट्वीट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, आज एक बड़ी सफलता का दिन है। हमारे दो महान मित्रों इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है।
और वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि ये पिछले 26 वर्षों में इसराइल और अरब दुनिया के बीच शांति की दिशा में सबसे बड़ी प्रगति है और ये इसराइल और एक अरब राष्ट्र के बीच तीसरी औपचारिक शांति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा मौका है कि हम जल्द ही और अधिक अरब देशों को शांति के इस विस्तार के चक्र में शामिल होते देखेंगे। कोरोना काल में केंद्र सरकार जहां देश को हर क्षेत्र में फिर से आत्मनिर्भर बनाकर खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी और प्रगाढ़ कर रहे हैं। इसके साथ ही वो संकट के दौर में अन्य देशों के साथ खड़े हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 का आर्थिक प्रभाव कम करने में मालदीव को सहयोग देता रहेगा। ट्विटर पर कल मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी विशेष मित्रता हिंद महासागर के जल की तरह हमेशा गहरी रहेगी। पीएम मोदी ने मालदीव को भारत की ओर से दी गई वित्तीय सहायता पर भारत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति के ट्वीट के जवाब में ये बात कही। राष्ट्रपति ने मालदीव भारत सहयोग में इसे एक ऐतिहासिक घटना बताया। मालदीव को भारत की तरफ से बजट समर्थन के रूप में 25 करोड़ रुपए और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए मिले हैं। राष्ट्रपति सालेह ने इस उदारता और मित्रता के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। तो मालदीव को भारत की तरफ से बजट समर्थन के रूप में 25 करोड़ रुपए मिले हैं, वहीं ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और आइए अब खेलों की बात करते हैं। जर्मन क्लब आरबी लाइप्जिग ने चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। क्वार्टर फाइनल में लाइप्जिग ने एटलेटिको मैड्रिड पर 2-1 की रोमांचक जीत हासिल की। ये पहला मौका है जब लाइप्जिग ने चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। पहले हाफ में कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो पाई। पहले की अपेक्षा दूसरे हाफ में खेल प्रेमियों को आक्रामक खेल देखने को मिला। जर्मन क्लब ने 50वें मिनट में ओल्मो के गोल की मदद से बढ़त ले ली। मैच के 71वें मिनट में एटलेटिको मैड्रिड को पेनल्टी मिली, जिस पर जोआओ फेलिक्स ने गोल करके स्कोर को बराबर कर दिया। मैच के 88वें मिनट में एडम्स ने गोल करके आरबी लाइप्जिग को रोमांचक जीत दिला दी। सेमीफाइनल में लाइप्जिग का सामना पेरिस सेंट जर्मन से होगा। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन बारिश के खलल के बीच पाकिस्तान ने शुरुआत अच्छी नहीं की। पहले दिन का खेल खत्म होने के समय पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 126 रन बनाए। बारिश के कारण निर्धारित समय से पहले ही खेल समाप्त करना पड़ा। बाबर आजम 25 और मोहम्मद रिजवान 4 रन बनाकर नाबाद थे। तेज बारिश के कारण चाय और लंच ब्रेक भी जल्दी लेने पड़े थे। आखिरी सत्र में पाकिस्तान ने 3 विकेट गंवाए और महज 44 रन जोड़े। आबिद अली एकमात्र पाकिस्तानी बल्लेबाज रहे जिन्होंने कुछ हद तक इंग्लिश गेंदबाजों का सामना किया। उन्होंने 60 रन की पारी खेली। कप्तान अजहर अली एक बार फिर बड़ी पारी नहीं खेल पाए और केवल 20 रन ही बना सके। इंग्लैंड की तरफ से जेम्स एंडरसन ने 2 विकेट लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरी इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के